ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे हैं। और मैंने आप लोगों को ये कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी तक की क्लास में क्या कहा, मैंने कहा कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, वो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, हमें हमारे संविधान से हमें मिले हुए हैं। और जिसका बेसिकली हम कभी भी शोषण नहीं, अगर मान लीजिए कभी भी उसका शोषण होता है ना, तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने उनका शोषण किया है, तो हम उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। बच्चे पर याद रखिएगा, अधिकार कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते। देखिए राइट दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, बस मैं चीजें समझा रही हूँ। बच्चे देखिए, अगर मैं राइट्स की बात करूं, यानी कि मैं अधिकार की बात करूं, तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपके मौलिक अधिकार, याद रखिएगा, एक आपके मौलिक अधिकार होते हैं जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अधिकार भी दो तरह के हैं, एक आपके मौलिक अधिकार हैं और एक आपके आपके पूर्ण अधिकार होते हैं, ठीक है। एक याद रखिएगा, पूर्ण अधिकार। ज्यादातर टीचर सिर्फ मौलिक अधिकार पढ़ाते हैं, पूर्ण अधिकार वो नहीं पढ़ाते, ठीक है। एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। क्योंकि हमारे संविधान में जो बोला गया है, हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। पर हमारा संविधान हमेशा याद रखिएगा, हमारे संविधान के अंदर अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, या मैं राज्यसभा की बात करूं, या मैं लोकसभा की बात करूं, तो वहां पे हमेशा एब्सोल्यूट राइट वर्ड सुनने को मिलता ही है, ठीक है। ये वर्ड के ऊपर हर वक्त आपका चर्चा में बना रहता है। तो क्या है ये वर्ड, ठीक है। बच्चे देखिए, मुकेश, मैं फिर से बोलना चाहूंगी, आपका कहीं भी पढ़ाओ, बस आपका समझ आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को समझ आना चाहिए, वो इनफ होता है, ना कि कौन सा बोर्ड है, ये कभी इनफ नहीं होता। आई थिंक बच्चे मेरी बात से एग्री करते हैं, और जो बच्चे एग्री करते हैं वो मुझे बताएं कि यस मैम, हम एग्री करते हैं, ठीक है। तो बच्चे देखिए, आपका क्या है कि अगर मैं यहाँ पे राइट और आपका राइट्स की बात करती हूँ, तो मैंने मौलिक अधिकार आपको पढ़ाया है, आप जानते हो कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। बट बच्चे, अगर मैं एब्सोल्यूट राइट की बात करती हूँ, यानी कि पूर्ण अधिकार की अगर मैं बात करती हूँ, तो पूर्ण अधिकार क्या होते हैं, ये हमारे पास हमेशा रहते हैं, ये हमारे कभी खत्म ही नहीं हो सकते। मतलब आप इन्हें ना, कोई हमसे इन्हें छीन नहीं सकता। जैसे कि हमें जीने का अधिकार है, ये अधिकार कोई हमसे छीन सकता है, पर लेकिन हमें बोलने का अधिकार है, ये अधिकार छीना जा सकता है। बोलने का अधिकार कहाँ पर है, मौलिक अधिकार में आता है। बोलने का अधिकार हमसे छीना जा सकता है, कब छीना जा सकता है, जब हमारे देश के ऊपर आपातकाल लग जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, तो ये हमसे छीना भी जा सकता है। तो बच्चे, पूर्ण अधिकार कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो हमारे जन्मजात होते हैं, जो हमें मिलते ही हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बोले नहीं है। बट आप अगर ह्यूमन बीन है, यानी कि आप अगर इंसान है, तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली होते हैं। बल्कि अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करूं, तो ये सेट ऑफ रूल हैं जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। बल्कि एब्सोल्यूट राइट्स हमारे पास ऑलरेडी हमेशा होते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड एब्सोल्यूट राइट। तो बच्चे, ये इन दोनों के बीच में एक मेन डिफरेंस होता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे, मैम तो फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा रही थी, जो भारतीय संविधान के भाग 4 सबसेक्शन ए के अंदर आता है और अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। कहाँ मैडम ने ये स्टार्ट कर डाला, ये क्या पढ़ाने लग गई, है ना। तो बच्चे, मैं आप लोगों को यहाँ पे वेल डिफाइन एक चीज करना चाहती हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट आपको जानना बहुत जरूरी होता है अधिकार कर्तव्य जानने के लिए। तो बच्चे देखिए, जब हमारे देश का संविधान बना, ठीक है, याद रखिए, जब हमारे देश का संविधान बना, तो उसने हमें क्या दिए, उसने हमें मौलिक अधिकार, या यू कैन से फंडामेंटल राइट्स दिए। तो जब हमारे देश का संविधान बना, तो उसने हमें मौलिक अधिकार, या मैं ये कहूँ कि हमें उसने फंडामेंटल राइट्स को हमें दे दिया, ठीक है, कि उसने हमें फंडामेंटल राइट्स आपका बेसिकली दिए, ठीक है। तो बच्चे, जब हमें राइट दिए गए, तो उस समय पे देखिए, जब हमारे संविधान बनके तैयार हो गया था, लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे भाग 3 के अंदर, ठीक है। भाग 3 अनुच्छेद आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपका मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है। उसके बाद हमें भाग 4 भी दिया गया, और भाग 4 के अंदर हमें डीपीएसपीज दिए गए, पर जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या आपका नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। जिस भी बच्चे को ये नहीं आते, वो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया है, देख लेना, जो 56 से लेकर 51 तक आपको डिफाइन किए गए हैं, है ना। तो बच्चे, ये सब हमें संविधान ने दिया, पर संविधान ने उस समय पे आपका एक चीज रह गई, आपका मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं करी, फंडामेंटल ड्यूटीज की उसने कभी बात नहीं करी जब संविधान बना, ठीक है। तो बच्चे, मैं आपको बता दूं, जब देश का संविधान बनके तैयार हुआ था, तो हमारे पास मौलिक अधिकार नहीं थे, ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार हमें उस समय नहीं दिए गए थे, ठीक है।
उस समय एक्चुअली जब संविधान सभा बैठी तो उस समय बहुत ज्यादा बहस हुई कि मौलिक अधिकार होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने, सॉरी, मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। तो उस समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी मौलिक कर्तव्य के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, और वो ना चाहते थे, वो चाहते भी नहीं थे कि देश के अंदर मौलिक जो कर्तव्य हैं वो लाए जाए। उनका पक्ष ये था कि जब हमारे देश अभी अभी हाल ही में स्वतंत्र हुआ है, लोगों को अभी संविधान को समझाना बहुत मुश्किल है, लोगों को संविधान का ज्ञान देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसमें हमने उन्हें मौलिक अधिकार दिए, बहुत सारे रूल रेगुलेशन दिए। अगर हम उन्हें अब कर्तव्य भी दे देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी दे देते हैं, तो वो एक तरह एक बोझ तले दब जाएंगे। उन्हें लगेगा अगर इन फंडामेंटल ड्यूटीज को, ड्यूटीज क्या कहती है, नैतिकता से रहिए, तमीज में आके रहिए, अपने देश के फ्लैग्स की रक्षा करिए, ये सब हमें क्या कहती हैं, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली हमसे कहती हैं। तो उस समय पे आपका B.R. अम्बेडकर जी ने ये मत रखा कि अगर मौलिक कर्तव्य इस समय पे होंगे, तो हमने पहले ही लोगों को मौलिक अधिकार दे दिया, अब हम उनको एक काम करने के लिए और दे दें कि भैया अगर आपने ऐसा नहीं किया, ये वाली चीज नहीं की, वाली चीज नहीं की, तो आपको कोर्ट में डाल दिया जाएगा। तो वो एक तरह से संविधान को इको फ्रेंडली नहीं मानेंगे, उस संविधान को एक कठोर, एक किताब के रूप में मानेंगे जो उनके ऊपर थोप दी गई है। ठीक है, सोनाली गुप्ता जस्ट एक मिनट, मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारे एक तरह से थोप दी गई। तो बच्चे मौलिक अधिकार हमेशा जो सोनाली स्पेशली आपके लिए बता रही हूँ मैं, देखो जो अधिकार होते हैं बच्चे, अधिकार हमें सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, अगर इनका खनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कर्तव्य सरकार, मौलिक अधिकार गवर्नमेंट हमें देती है, बल्कि कर्तव्य के लिए गवर्नमेंट या सिस्टम ये सोचता है कि ये हमें निभाने हैं, कर्तव्य हमेशा हमें निभाने होते हैं। जैसे कि कर्तव्य क्या कहता है, कर्तव्य कहता है हमारे देश के नेशनल फ्लैग की हमें रक्षा करनी चाहिए, उसकी डिग्निटी को बनाए रखना चाहिए। ठीक, कर्तव्य ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हमारा कर्तव्य क्या कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है कि जो बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबर्स, महिलाएं, ठीक है, महिलाएं, विकलांग और छोटे बच्चे के प्रति हमेशा हमें एक अच्छी भावना रखनी चाहिए और उनका हमेशा सहयोग करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो कर्तव्य के लिए जो कर्तव्य है, कर्तव्य मनुष्य के लिए होते हैं, एक नागरिक के लिए होते हैं, बल्कि अधिकार भी नागरिक के लिए, पर अधिकार हमें दिए गए हैं, कर्तव्य हमें पूरे करने होते हैं। दैट्स अ डिफरेंस। ठीक है, ये हमें दिए गए हैं और ये हमें निभाने होते हैं। क्या होते हैं, ये निभाने होते हैं। पर बच्चे मैं ये बता रही हूँ, जब संविधान बना था तो उस समय किसी प्रकार के हमें कर्तव्य नहीं दिए गए थे, क्योंकि उस समय जो संविधान, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, उनका ये मानना था कि संविधान में अगर हम कर्तव्य भी दे देंगे लोगों को करने के लिए, तो वो संविधान को काफी कठिन समझने लग जाएंगे। उन्होंने कहा जब देश थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तब, ठीक है, तब इसमें क्या करा, कर्तव्य बनाए जाएं। तो बच्चे यहाँ पर आप लोग को एक चीज याद रखनी है कि जो अधिकार होते हैं वो हमेशा दिए जाते हैं, और जबकि जो कर्तव्य होते हैं वो हमें पूरे करने होते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है बच्चे कि कर्तव्य क्या कहता है, कर्तव्य कहता है हमेशा, एक मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य ये हमेशा कहता है कि आप लोगों को अपने बुजुर्ग के प्रति हमेशा एक सजग भावना रखनी चाहिए। पर लेकिन कई बार मान लीजिए आप अगर बस में जा रहे हैं, आप एक बुजुर्ग खड़ा है, आपके पास सीट है, तो जरूरी थोड़ी आप उसे सीट दो। आपने अगर सीट नहीं दी तो क्या वो बुजुर्ग आपको कोर्ट तक ले जाएंगे कि अभी से जेल में डालूंगा, इसने मुझे सीट नहीं दी। इसीलिए बच्चे, बल अगर ये मौलिक अधिकार होता कि भैया बुजुर्ग को सीट देनी ही देनी है, तो आप उसे देते, पर क्योंकि ये कर्तव्य, तो हम उसे निभाएं या ना निभाएं, ठीक है, उसके लिए हमें कोई कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। ये हमारी नैतिकता है, या ये हमारा पारिवारिक व्यवहार है कि हम अपने कर्तव्यों को कितने ज्यादा अच्छे से लेते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है मनोज, कि हमें मौलिक कर्तव्य को निभाना चाहिए, ये हमारी एक फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे अपने नेशन के प्रति, अपने देश के प्रति ड्यूटी होती है। भले ही इसके खनन होने पर हम कोर्ट नहीं जाते हैं, पर लेकिन क्या हम एक नागरिक हैं, और नागरिक रूप में हमें ये सभी ड्यूटीज निभानी चाहिए। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई है? अगर क्लियर हो गई तो बताइए यस मैम क्लियर है, कितने बच्चों को क्लियर हो गई? रोहित प्लीज टेल मी अगर क्लियर है तो। और मौलिक कर्तव्य इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, शालिनी को क्लियर हो गया, और बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
ठीक है, बद्री को क्लियर हो गया है, विशु को क्लियर हो गया, नवीन को क्लियर हो गया, अंजलि को क्लियर हो गया है, संदीप, सोनाली एंड रोहित, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार और अमरीश। अमरीश, मैंने ये कहा कि जो अधिकार होते हैं वो सरकार हमें देती है, ठीक है, ताकि हमारे जीवन की रक्षा की जा सके, और अधिकार मैं पढ़ा चुकी हूँ। कर्तव्य वो हमसे एक्सपेक्ट करती है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब सरकार ने हमें अधिकार दिए, आई मीन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमें अधिकार दिए, तो लोगों ने बोला कि एक देश में नागरिक रहने के खातिर, देखिए जब हम एक घर में रहते हैं तो उसके भी तो कुछ रूल रेगुलेशन या कुछ एक तरीका होता है ना घर में रहने का, कि भैया इस तरह से घर में रहेंगे, ठीक है, बड़ों के सामने ऐसे ड्रिंक करके ऐसा आप फालतू घूम नहीं सकते हो, या बड़े आपके घर में बड़े बैठे हैं, आप उनके सामने स्मोकिंग कर रहे हो, तो ये आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपको अगर कुछ करना है, ठीक है, तो आप पर्सनली एक अलग जगह में जाके, वैसे तो सारी चीजें गंदी है, पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो, ठीक है, ठीक है, तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अकेले में जाएं या वो सब करें, तो हमारे घर के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, तो हम जब एक देश में रहते हैं तो उसके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, हमारे देश के मौलिक अधिकार जो है, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जो मौलिक अधिकार है, ठीक है बच्चे याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, ये बस एग्जाम्पल के तौर पे, मौलिक अधिकार का आर्टिकल 19 हमें क्या देता है, हमें एक स्वतंत्रता देता है कि हम आपका मूव फ्रीली, मतलब हम अपने देश में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे, एक जगह से दूसरे जगह पे रहने का अधिकार है। मतलब मैं चाहूँ तो दिल्ली में भी रह सकती हूँ, मैं चाहूँ तो यूपी में भी रह सकती हूँ, मैं चाहूँ तो गुजरात, बिहार, वट एवर आई वॉन्ट, ठीक है, जहां पे भी मैं रहना चाहती हूँ, दिस इज माई चॉइस बच्चों, कि मैं कहीं भी रह सकती हूँ। तो ये हमें एक अधिकार दिया कि भैया मैं फ्रीली मूव हो सकती हूँ। किसने अधिकार दिया? फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 ने मुझे अधिकार दिया। पर लेकिन मान लीजिए मैं आपका यूपी से अब बिहार में बसने जा रही हूँ, कहाँ बसने जा रही हूँ? यूपी से जब मैं बिहार में बसने जा रही हूँ, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं कहीं भी बस सकती हूँ, पर मैं यहाँ पे बसने जा रही हूँ तो मेरी एक ड्यूटी भी बनती है कि जब मैं यहाँ बिहार में जाऊँ तो मेरी वजह से मैं दूसरों को परेशान ना करूँ। यहाँ मान लीजिए मैं शर्मा हूँ, यहाँ किसी वर्मा का घर है, मैंने इस घर में जाके कब्जा कर दिया कि भाई ये इस घर में मैं रहूंगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं कि भैया मुझे कहीं भी रहने का अधिकार है। तो कहीं भी रहने का अधिकार है, किसी के दूसरे के घर में घुसने का अधिकार थोड़ी है, ये किसी से बदतमीजी से बात करने का अधिकार थोड़ी है। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम वहां पर जाकर, जो दूसरी जगह पर हम जा रहे हैं, वहां किसी को हम परेशान ना करें। तो बच्चे यही होती है फंडामेंटल ड्यूटी, जो हमारे व्यवहार में होती है, जो हमारे नैतिकता में होती है। या जब हम किसी देश में रहते हैं तो उस देश के अंदर कुछ ड्यूटीज होती हैं, उस कंट्री में रहने के कुछ रूल्स होते हैं, उनका निर्वहन करना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल कर्तव्य बेसिकली कहा जाता है। इज इट क्लियर बच्चों? सभी बच्चों को क्लियर है? और अगर क्लियर होता जा रहा है तो बच्चे अपने कमेंट्स देते जाए। जिन बच्चों को लग रहा है लाइव क्लास नहीं है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगी, अपनी आंखें खोलिए प्लीज। दिस इज कम्प्लीटली अ लाइव क्लास, ओके। चलो, ओके, समीर खान वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, ब्रिजेश को क्लियर है, सिद्धार्थ को क्लियर है, राजपाल को भी क्लियर हो गया है। किसके किसके शासन काल में जोड़ा गया है मैडम? नरेश पूछ रहे हैं, बिल्कुल नरेश। मौलिक कर्तव्य का कितना चैप्टर हो गया मैडम? नीरू यादव, मौलिक कर्तव्य बच्चे अभी स्टार्ट ही किया है, तो अभी कोई चैप्टर नहीं हुआ। तो बच्चे यहाँ बोला गया है कि नरेश ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो मैं नरेश का जवाब दे रही हूँ। नरेश देखिए, मौलिक कर्तव्य जब हमारे देश का संविधान बना था, जब नहीं डाले गए थे, इसे 1976 में, आपका 1976 में 42वें, याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन, जब हमारे देश में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब हमारे देश में इन्हें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। याद रखेंगे, इन्हें मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उस समय कौन सी गवर्नमेंट थी? तो इंदिरा गांधी मैडम की गवर्नमेंट थी, ये भी याद रखना। एक्चुअली हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी मैम का ये मत था कि जब हमारे देश ने, हमारे संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिए, तो उन्होंने कहा कि इनकी भी तो कुछ एक ड्यूटी बनती है ना एक देश में रहने के लिए। तो भाई वो ड्यूटीज के द्वारा
द्वारा उनकी भी एक ड्यूटी बनती है किसी भी कंट्री में रहने के लिए, तो उस ड्यूटी के लिए उन्होंने कहा कि जो पहले की सरकार नहीं कर पाई अब वो हम करेंगे, और उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ दिया संविधान में। ठीक है, याद रखिएगा उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ दिया, जो आज की डेट में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आपका 51A के अंदर आती है। ठीक है बच्चे, तो 51A के अंदर आती है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लास्ट में आती है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के सबसेक्शन A के अंदर बेसिकली इन्हें डाला गया। ठीक है, अभिव्यक्ति की छूट। ठीक है बच्चे, ठीक, तो अभी सोनाली जहां पे मैं पढ़ा रही हूँ उस पे ध्यान दीजिए फर्स्टली। और बच्चे देखिए संविधान के जो संशोधन होते हैं ना, वो कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं, संविधान के आर्टिकल 368 के तहत सारे संविधान संशोधन होते हैं। ठीक है, तो संविधान संशोधन जो होते हैं, संविधान संशोधन का कभी अगर आर्टिकल पूछ लेता है तो वो भी आपको मैं बता दूं, संविधान संशोधन का आर्टिकल 368 है, इसी के द्वारा सभी चीजों में आपका संविधान में मतलब चेंजेस वगैरह किए जाते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, बता दीजिए कि क्राउन रूल किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, प्लीज मैम। क्राउन रूल आपका 1958 में आपका स्टार्ट हो गया था। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब मैं एक्चुअली स्टार्ट कर रही हूँ क्या, कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं। ठीक है, तो अब हम क्या याद कर रहे हैं, आपका फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, या कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में दी गई हैं, ये सारी चीजें हम लोग याद करेंगे अब। ठीक है, बच्चे देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जब आपका जोड़ी गई थी तो शुरू में आपका 10 थी, पर आज की बात करूं मैं, करंट में इनकी बात करूं तो आज की डेट में इसे में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और मैं 11 की 11 आपसे एक्सप्लेन करने वाली हूं। ठीक है, तो आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें है। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक अधिकार जो जोड़ा गया है वो आपका 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड हुई थी वो 2002 में ऐड करी गई थी, वो भी आपका 86 संविधान संशोधन, वही 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन का कंपलसरी मतलब कर्तव्य है, मतलब हम सभी का भी कर्तव्य है कि जो आपका 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको मतलब उनको आपका अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये हम सभी का क्या है, ये कर्तव्य भी है, अब ये ड्यूटी भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, तीनों में आती है। ठीक है, तो याद रखने का। तो बच्चे अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं और क्या क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज कहती हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो आर यू रेडी फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चों, आप सभी तैयार हैं? तो बच्चे पहली फंडामेंटल ड्यूटीज से मैं यहाँ पे बात करूंगी। ये कहता है कि सभी नागरिकों को, जितने भी भारत के अंदर नागरिक रहते हैं, ठीक है बच्चों, जितने भी भारत के अंदर नागरिक हैं, सभी नागरिकों को संविधान का, जो हमारे देश का संविधान है, संविधान का सम्मान करना चाहिए, हमारे देश का सम्मान करना चाहिए। पहली फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या है, सम्मान करना चाहिए। जो हमारे देश में जो एक सर्वोच्च बुक है, द ग्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसका आपका सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा और राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। ठीक है, पहला फंडामेंटल राइट क्या कहता है, तिरंगा व राष्ट्रीय गान का आपका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को बात मैं बता दूं, आदर करना चाहिए। ठीक है, तो आदर करना बेसिकली आप चाहिए, तो ये पहला फंडामेंटल राइट है। दूसरा आपका कहता है कि जो व्यक्ति, जो स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, जो गौरवपूर्ण व्यक्ति हैं, जो भी आपका गौरवपूर्ण व्यक्ति भारत में रहे हैं, या आप उसे स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं, जितने भी गौरवपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है, व्यक्तियों के कार्य ने हमें, जिन्होंने भी आजादी दिलाई है, कार्यों ने हमें जो आजादी दिलाई है, ठीक है, तो दिलवाई है, उनकी यादों को अपने दिल में संजोए रखना चाहिए। ठीक है, ये आजादी दिलवाई है, ठीक है, ठीक है,
या उनका जो बलिदान, उन्होंने हमारे लिए जो बलिदान दिया है, आज हम आराम से बैठे हैं तो आज हम उन्हीं बलिदान के खातिर ही आराम से बैठे हुए हैं। तो उनका जो बलिदान है, ठीक है, उनके बलिदान का आदर करना चाहिए या उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो सम्मान करना चाहिए या हमें उनके मार्गदर्शकों से सीखना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कहता है कि हमारे देश में जितने भी गौरवपूर्ण व्यक्ति रहे, ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति थे, महात्मा गांधी जी थे या जो भी जितने भी गौरवपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है, उन सभी का, ठीक है, उन सभी का आपका क्या करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए। या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, जितने जिनकी वजह से भी आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं या हम आजादी में बैठे हुए हैं, हमें उनकी यादों को, उनके बलिदान को अपने दिलो दिमाग में संजोए रखना चाहिए। साथ ही साथ उनका संपूर्ण रूप से हमें आदर करना चाहिए। ये हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य हमें बताते हैं। तीसरा मौलिक कर्तव्य हमें क्या कहता है, ये कहता है कि राष्ट्र की एकता, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्र की एकता, ठीक है, याद रखना है बच्चे, राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता, एकता मतलब इंटीग्रिटी, अखंडता हो गई, एकता हो गई, अखंडता हो गई, और आपका संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी। ठीक है, संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब बच्चों क्या होता है, संप्रभुता का मतलब है कि भारत एक आपका स्वतंत्र देश है, वो किसी देश का कॉलोनी नहीं है, हम अपने निर्णय खुद लेते हैं। ठीक है, तो भारत की एकता, संप्रभुता की रक्षा करना भी एक नागरिक का अधिकार है। ठीक है, तो उसकी रक्षा करना भी एक नागरिक का सर्वप्रथम कर्तव्य है, और उसका आदर करना, उसके गौरव का आदर करना, राष्ट्र की एकता का, राष्ट्र की अखंडता का और राष्ट्र की प्रभुता का आदर करना। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्र की प्रभुता का आदर करना ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट हमें ये बोलता है। ठीक है, हम जितने भी नागरिक हैं सबके लिए दिए गए हैं बच्चे, किसी एक पर्टिकुलर नागरिक के लिए नहीं है, जितने भी देश में लोग रहते हैं उन सभी के लिए ये बोला गया है। ठीक है, तो हमें चौथा मौलिक अधिकार क्या कहता है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है राष्ट्र की विचारधारा। ठीक है, हमारे राष्ट्र की जो भी विचारधारा है, ठीक है, तो राष्ट्र की विचारधारा, ठीक है, राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र के आदर्शों के मूल्य की रक्षा, और राष्ट्र के आदर्श आदर्शों के मूल्य की रक्षा, आदर्शों के मूल्यों की रक्षा, बच्चे देखिए, की रक्षा करना। बच्चे देखिए, आप हमारा जो वो है, क्या नाम है, हमारे देश की जो अखंडता है वगैरह वगैरह, तो हमारे देश के जो आदर्श हैं, हमारे देश की विचारधारा, हमारा कल्चरल कंट्री है। ठीक है, जितना कल्चर हमारे देश में विश्व में किसी देश के अंदर नहीं है, तो उनकी हमेशा रक्षा करना। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा आर्टिकल 52 क्या मैं पढ़ा रही हूँ रोहित, तो 52 नहीं पढ़ा रही ना, 51 पढ़ा रही हूँ, तो अभी हमें 51 ही देखना है ना। तो जिसको पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, पहले जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान नहीं है, पिछले पे ध्यान है, तो कैसे समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा। तो बच्चे आर्टिकल पहला क्या कहता है, संविधान की रक्षा करिए। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि जो हमारे गौरवपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बलिदान का आदर करिए। तीसरा कहता है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखिए। चौथा फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है कि हमारे देश की जो विचारधारा है, जिस तरह का हमारा देश है, एक कल्चरल कंट्री है, उसका क्या करिए, उसका मतलब आदर सम्मान करिए। अगला आता है भारतीय संस्कृति का संरक्षण। ठीक है, हमारे देश की जो भारतीय संस्कृति है, संरक्षण है, कला है, कथक है, ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं उसकी संस्कृति की रक्षा, ठीक है, तो उसकी रक्षा करिए, ये भी आप कहता है। ठीक है, तो रक्षा करना, तो ये भी आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है। छठी फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, प्रत्येक नागरिक, ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्येक नागरिक, जितने भी नागरिक हैं भारत के अंदर, ठीक है, तो प्रत्येक नागरिक को एक समान आदर, ठीक है, को एक समान मतलब इक्वालिटी की बात करता है, सब एक बराबर हैं। ठीक है, तो एक समान आदर यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, किसकी, समानता की। ठीक है, और ठीक है, सब आदर करना, वे सबके अधिकारों का आदर करना। ठीक है, सबके अधिकारों का आदर करना। बच्चे देखिए, सबके अधिकारों का आदर करना, हम देखिए हर किसी के को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और हमें मौलिक ड्यूटी भी
ये कहती है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी कहती है कि हमें सबके अधिकारों का क्या करना चाहिए, अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अपने अधिकारों की रक्षा तो करनी ही चाहिए, साथ ही साथ दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों ने एक बात यहाँ पे रियलाइज करी कि देखिए, अगर हम सबके मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करेंगे तो हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी निभाई, छठी फंडामेंटल ड्यूटी निभाई, हमने दूसरों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करी। तो जब हम किसी दूसरे के अधिकारों की रक्षा करेंगे ना, तो भारत के अंदर ना अधिकारों का शोषण होगा ही नहीं। इसीलिए मौलिक अधिकारों को पाने के लिए मौलिक कर्तव्यों को निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हर व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों को निभाता है, ठीक है, जब हर व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों को निभाता है, तो उस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का खनन नहीं होता है। ठीक है, तो जब सारे व्यक्ति अपनी ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबली निभाएंगे कि भैया ये उनकी ड्यूटी है दूसरे के अधिकारों को संरक्षण देना, तो भैया किसी दूसरे की अधिकार खराब नहीं होंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके गाइस, सो वेल, आई होप कि आपको यहाँ पे मेरी बात समझ आ गई होगी। तो क्लियर है तो बताएं यस मैम क्लियर है, इफ यू आर क्लियर प्लीज टेल मी यस मैम क्लियर है। मैम इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैं क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी अभी बताऊंगी। पहले फंडामेंटल ड्यूटीज तो पढ़ लो सारी की सारी की क्या है फंडामेंटल ड्यूटी। 6 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, और मुझे नहीं लगता कि इन्हें याद करने के लिए कोई तीर मारना पड़ेगा। मुझे लगता है ये साथ साथ याद हो जाती है। मुझे ही याद हो गई है, बच्चों को पढ़ा। आज तक मैंने फंडामेंटल ड्यूटी कभी नहीं याद करी थी, पर बच्चों को पढ़ा पढ़ा के मुझे खुद याद हो गई है सारी ड्यूटीज। सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी कहती है प्राकृतिक संपदा। ठीक है, जो प्राकृतिक एनवायरमेंट है, जो प्राकृतिक संपदा है, ठीक है, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो प्राकृतिक संपदा होती है उसका संरक्षण करना और उसकी वृद्धि के लिए प्रत्येक कार्य करना। ठीक है, तो मतलब वह उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करना, वृद्धि के लिए प्रयास करना। तो बच्चे, प्राकृतिक समता यानी कि जो क्लाइमेट एनवायरनमेंट है उसको आपका प्रोटेक्शन देना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देना या उसकी वृद्धि के लिए काम करना, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, हमें एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए रखना चाहिए। एक देश की शान होता है उसका एनवायरनमेंट, तो ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज में ही कैलकुलेट की जाएगी। 18वां कहता है कि जो आपका वैज्ञानिक मानदंडों को अपनाना, जो विज्ञान कहता है, ठीक है, देश की उन्नति विज्ञान से होती है बच्चों। तो वैज्ञानिक जो मानदंड हैं, यानी कि जो मानदंड हैं या उसे आप मानदंड कहते हो, यानी कि जो वैज्ञानिक एनालिसिस होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एनालाइसिस, जो वैज्ञानिक एनालिसिस होते हैं उनको अपनाना, उनको सम्मान देना। ठीक है, विज्ञान ने बोला कि भैया यहाँ पे एक खोज है, तो उनको सम्मान देना। यह राष्ट्र के विकास के लिए, यह राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय विकास के लिए क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो राष्ट्र के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इसीलिए वैज्ञानिक मापदंड, जो वैज्ञानिक एनालिटिक देते हैं उनका आदर करना, उनका सम्मान करना। ठीक है, अगला हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है, 9th फंडामेंटल ड्यूटी कहता है, जो हमारे देश की राष्ट्रीय धरोहर है, ठीक है, जो हमारे देश की राष्ट्रीय धरोहर है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करना। ठीक है, राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करना, उसकी राष्ट्र की जो धरोहर है, उन राष्ट्र की धरोहर की रक्षा नहीं करेंगे तो खराब हो जाएंगी। फिर हमारे देश का क्या कल्चर, क्या कहाँ से टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट आएगा तो उसे क्या दिखाओगे, खराब तो हमने पहले ही कर दी। ठीक है, तन्नू लव मन्नू तो हम पहले लिख के आ चुके हैं उसपे गोद गोद के। ठीक है, ठीक है, उसपे गोद गोद के पहले ही लिख के आ चुके हैं कि भैया तन्नू वेट्स मन्नू। ठीक है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसको भैया अब यहाँ पे तो प्यार अमर हो गया है हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे पेड़ पे इसे गोद दिया है। तो भैया राष्ट्रीय धरोहर की हमें रक्षा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य है। पर अगर मान लीजिए किसी पेड़ पे आप अपने अपने साथी का अगर नाम गोद के आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जेल तो नहीं होती, पर लेकिन हाँ ये जरूर बताता है कि भैया आपके अंदर कितने अपने देश के प्रति कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
या किसी भी कंट्री का आप कितने रेस्पॉन्सिबल नागरिक हो या आपके अंदर कितनी नैतिकता है, ये जरूर शो हो जाती है जब आप गोंदने बैठ जाते हो किसी भी चीज को, है ना, कि भैया आज तो गोंद डालेंगे क्योंकि भाई यहाँ पे प्यार को अमर करना है, यहाँ नहीं गुदा तो प्यार अमर नहीं होगा। सुसाइड पॉइंट पे जाते हो, वहां नामों को गूंद के आ जाते हो। जिस पॉइंट पे जाओ, सनसेट पॉइंट माउंट आबू में अभी घूमने गई थी कुछ दिन पहले, तो वहां पे मैं देख रही थी, वहीं इतने नाम गोद रखे थे लोगों ने। ठीक है, वैसे ही तो प्यार अमर होगा उनका, जूलियट, ठीक है, हीर रांझा, जो वीर रांझा हीर रांझा, इनके प्यार की तरह अमर कहानी जब ही होगी जब धरोहरों को सड़ाएंगे। उनको सड़ाए बिना प्यार की कहानी अधूरी रह जाएगी, है ना, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, चलो, बाद में प्यार मिले ना मिले दूसरी बात है, पर गोदेंगे तो जरूर, देश को सड़ाएंगे जरूर, है ना। इसके बाद राष्ट्र के विकास हेतु, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आता है राष्ट्र के विकास हेतु, ठीक है, राष्ट्र के विकास हेतु सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना, यानी कि सोशल वर्क करना। ठीक है, तो योगदान देना, देखिए देश एक इंसान से नहीं होता, वो सारे इंसानों से होता है। तो राष्ट्र के विकास के लिए क्या करना, अपना अपना योगदान देना। ठीक है, ये नहीं करना कि देश की धरोहरों को सड़ा के आ जाओगे, अपने प्यार को अमर प्रेम कहानी बना के आओगे, ये नहीं करना होता। ठीक है, बेशक प्यार को अगर अमर बनाना है तो बीचेस के वहां पे जो रेत पड़ी होती है उसमें नाम लिख सकते हो, कंप्लीटली वो धुल के साफ तो हो सकती है ना, पर लेकिन अगर धरोहर सड़ती है तो वो साफ होने में बहुत समय लगता है, और आप कहाँ कहाँ की धरोहरों को साफ करोगे, है ना। तो इसीलिए प्यार को अमर बनाओ, पर ऐसे अमर मत बनाओ, दो चार पेड़ पौधे लगा के ही अमर बना लो, या अभी सारा अमर बनाओगे, हैं। अगला और लास्ट मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, 11वां मौलिक कर्तव्य, ये आपका 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, के द्वारा। रोहित, इसको पढ़ो फिर बताऊंगी कि कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, प्रत्येक माता पिता, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक, ये हमारी मौलिक कर्तव्य ड्यूटी भी है और मौलिक राइट भी है। प्रत्येक माता पिता, जो माता पिता होते हैं ना, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, प्लस ये बच्चे अब अधिकार भी है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो अधिकार प्लस ये कर्तव्य है। ठीक है, अधिकारी कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को, हमारे देश में पता है ना कि प्राइमरी एजुकेशन एकदम फ्री है। ठीक है, अपने बच्चों को सरकारी में, पर अपने बच्चों को प्राथमिक, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राथमिक निशुल्क शिक्षा, क्योंकि हमारे देश में ये निशुल्क है इसलिए मैं निशुल्क वर्ड का यूज करूंगी, निशुल्क शिक्षा, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, वर्ष शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट ही भी है, पर लेकिन बच्चे क्योंकि ये एक अधिकार भी है, अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट जाया जा सकता है, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है, और इसी को बाद में 2002 में इसे ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये आपके 11 फंडामेंटल राइट ड्यूटीज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। मैम ये सभी ड्यूटी किसी ना किसी अमेंडमेंट से जुड़ी हैं क्या, जी नहीं, ये सब आपका जब ये सिर्फ 42 अमेंडमेंट से जुड़ी हैं, 10 ड्यूटी। ठीक है, 10 ड्यूटी आपका 42 अमेंडमेंट में आई गई थी, और एक ड्यूटी आपका 86 अमेंडमेंट की है, जो आपका 11वीं संविधान ड्यूटी है। सिर्फ एक बार इसमें संशोधन हुआ है, वो भी आपका 2002 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 2002 में सिर्फ एक बार इसमें संविधान संशोधन बेसिकली हुआ था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा का सारा समझ आ गया होगा। बच्चों एक चीज मैं रियलाइज करा रही हूँ, क्योंकि जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करा था, तो हमने चैप्टर को जब डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया था, हमने एक टॉपिक अभी तक नहीं करा है। ठीक है, वो बीच में किसी कारणवश रह गया था, जो कि है भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रायम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, राइट, है ना। कितने बच्चे एग्री करते हैं कि मैडम ने नहीं कराया है ना। मैंने एक्चुअली ये टॉपिक आपका
उस समय आपको कुछ राइट्स वगैरह पढ़ाए जा रहे थे, तो जिस चक्कर में ये टॉपिक रह गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चों को पता भी होना चाहिए कि प्रस्तावना क्या होती है। तो ये मैं जरूर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये अभी नहीं, मैं आगे आने वाली 1-2 क्लास में इसको जरूर पढ़ा दूंगी, क्योंकि कल तो बच्चे आपकी जो क्लास है वो आपकी पॉलिटी की है, तो मे भी कल हम इसको कर लें। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मैम पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये क्वेश्चन आने का जो तरीका होता है, आपसे सबसे पहले पूछ सकता है कि 11वीं सूची 11वां मौलिक अधिकार कौन सा जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन एक बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 42वें किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? 51(4) में। और भाग कौन सा है? चौथा भाग ए के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। उसी के साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि आपका मौलिक कर्तव्य कोर्ट से इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं या नहीं होते? तो ये कभी भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। 11वां आपका 11वें को छोड़कर और आपका पहले को छोड़कर, ठीक है, पहला भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप तिरंगे को जला नहीं सकते, तिरंगे को काला पीला नहीं कर सकते, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो राष्ट्र के तिरंगे का अनादर करने, राष्ट्र का तिरंगा अनादर एक्ट 1979 के तहत आपको जेल में डाल दिया जा सकता है, ठीक है। मैम आपकी क्लास कितने बजे होती है? उत्तम प्रसाद। उत्तम प्रसाद, मेरी क्लास रोज दोपहर 1 बजे होती है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संदीप सिंह पूछ रहे हैं। बच्चे, संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। मैम जी की रोहित, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। ओके बच्चों, तो आपको उम्मीद करती हूँ ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई हैं और बहुत ही अच्छे से समझ आ गई हैं। तो बच्चे, ये थे आपके कंप्लीटली फंडामेंटल ड्यूटीज, और जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए क्योंकि हमें पता भी होने चाहिए। तो एक बार मैं रिवाइज कराना चाहूंगी। पहली फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि सभी व्यक्ति को, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें संविधान का आदर करना चाहिए, साथ में तिरंगे का भी आदर करना चाहिए। दूसरी कहती है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी गौरवपूर्ण व्यक्ति भारत में रहे हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, उनके बलिदान की हमें आदर करना चाहिए। उनकी जो यादें हैं, ठीक है, ठीक है, उनकी यादों को अपने दिल में सजा के रखना चाहिए। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश है पूरी तरह से। यहाँ पर धर्मेंद्र कह रहे हैं कि मैम क्लास बार बार बंद हो जाती है। नहीं, आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरी तरफ से। प्लीज प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो। सोल्यूशन हो चुका है मेरी तरफ से, ऐसी बंद होने वाली प्रॉब्लम अब नहीं आएगी बच्चे। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, प्रत्येक नागरिकों को एक समान आदर करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक संपदा का रक्षा करना, वैज्ञानिक की एनालिसिस, सोचों का आदर करना, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। सो वेल, आई होप बच्चे आपको मेरी सारी बातें क्लियरली समझ आ गई होंगी। तो अभी की क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे और कल की क्लास में हम प्रायम्बल पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।